नमस्कार, मैं हूं इरशाद अली और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी का हमारा छत्तीसगढ़ बुलेटिन। बिलासपुर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर लोगों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में हजारों उपभोक्ता इस योजना से जुड़ चुके हैं। बिजली विभाग का दावा है कि योजना का लाभ तेजी से लोगों तक पहुंच रहा है और सोलर सिस्टम लगाने का अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता सुरेश जांगड़े ने बताया कि बिलासपुर जिले में पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक करीब 11,500 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5,500 से अधिक उपभोक्ताओं के घरों में सोलर सिस्टम सफलतापूर्वक स्थापित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है और योजना को जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। आने वाले समय में और अधिक उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए विभाग तेजी से काम कर रहा है। पीएम सूर्य घर योजना को लेकर अभी उपभोक्ताओं में अच्छा एक अवेयरनेस आया है। यदि मैं बिलासपुर जिले की बात करूं तो अभी हमारा लगभग 11,500 लोग आवेदन किए हैं और उसमें से 5,500 उपभोक्ताओं के यहाँ सोलर इंस्टॉल किया जा चुका है और आगे भी और भी रुझान जैसे देख रहे हैं उपभोक्ताओं का, इसका एक अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत सचिव भर्ती मामले में बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि केवल मेरिट सूची में नाम आने से किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। यदि सक्षम अधिकारी पूरी भर्ती प्रक्रिया ही रद्द कर दे तो नियुक्ति की मांग नहीं की जा सकती। मामला सूरजपुर जिले की रहने वाली देवेंद्र कुमारी साहू से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2018 में जिला पंचायत सूरजपुर ने ग्राम पंचायत सचिव के 11 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। चयन प्रक्रिया में याचिकाकर्ता का नाम मेरिट सूची में शामिल हुआ, लेकिन 7 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि भर्ती विज्ञापन जारी करने से पहले शासन और वित्त विभाग की आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए पूरी भर्ती प्रक्रिया नियमों के विपरीत पाई गई और उसे निरस्त कर दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब भर्ती प्रक्रिया ही रद्द हो चुकी है, तब केवल मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार और हवाई सेवाओं को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अब तक हुए विकास कार्यों की समीक्षा की और राज्य सरकार से ताज़ा प्रगति रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया कि बिलासपुर एयरपोर्ट को 4C एयरपोर्ट बनाने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। एयरपोर्ट के संचालन, विकास और प्रबंधन को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपने का प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। हालांकि AAI की ओर से अभी तक कोई अंतिम जवाब नहीं मिला है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि वर्तमान में बिलासपुर से उड़ानों की संख्या पहले की तुलना में कम हो गई है। इस पर राज्य सरकार ने कहा कि कई एयरलाइंस कंपनियों से संपर्क किया है और उन्हें बिलासपुर से उड़ान शुरू करने के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने यह भी जानकारी दी कि हैदराबाद की फ्लाई 91 एयरलाइंस से बिलासपुर से सेवाएं शुरू करने में रुचि दिखाई है और जल्द ही उनकी टीम एयरपोर्ट का निरीक्षण करेगी। सरकार के अनुसार एयरपोर्ट विस्तार का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है, जबकि रनवे और बाउंड्री वॉल से जुड़े काम अगले 6 महीने में पूरे होने की उम्मीद है। हाईकोर्ट ने अब 24 अगस्त तक नई स्टेटस रिपोर्ट और शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। मीटर बाबू, आज घलो बने रही हो। ये आदमी पगला गया है का? मीटर से उठे आवत है। पगलाए नहीं हो, ये आधा घंटा के हिसाब जानते, मोर ले ज्यादा जानते। सिरतौन 10:30 बजे तक गीजर चालू करे रहे 8 मिनट। अच्छा, बोला तो समझ में नहीं आवत है का। भैया, ए दारी फिर मोर बिजली के बिल बढ़ गए। लगते ये स्मार्ट मीटर की करामत है। देख बहन जी, अप्रैल मई में खूब गर्मी पड़ी, दिन रात तुमन एसी कूलर चलाया, खपत बढ़ गए, बिल बढ़ गए। और का है? और सुन, बिजली के दर सीढ़ी का से जतका ऊपर चढ़वे ततका महंगा। मीटर तो सिर्फ गिनथे, दर बनाना ओकर काम नो है। और फिर कोनो गड़बड़ हो इसका? 19-12 में फोन लगा, जांच हुई, वेरी सिंपल। हाँ ठीक है। घसिया का हो गए? 392 यूनिट हो गए है, बस 8 यूनिट बचे है। एसी ला जल्दी बंद कर। अरे 8 यूनिट में का होही? 400 यूनिट पार होही,
हाफ बिजली योजना के लाभ छूट पूरा दर लागी। अरे दादा रे मीटर बाबू ते मोर चुगली नहीं करस, ते मोर बचत के रखवा रहा। औ का देख मोर बिजली ऐप कौन कत्का घंटा जलते वो सब दिखते, हिसाब अपन हाथ में, बिजली बिल काबू में। ला तो मैं देखता हूँ। हाँ गीजर 8 मिनट 8 मिनट, मैं झूठ नहीं बोला हूँ। अच्छा, हमार घर में सबले ज्यादा बिजली की खपत ग्रिड में होती। अब समझे बहनी, मीटर कोई दुश्मन नहीं आए, आंखी आए आंखी, जोन देखते बोला संभाले जा सकते। हिसाब जान, खपत संभाल, बिल अपने आप कम होही। सयाना उपभोक्ता बनाओ संगवारी। मीटर बाबू सब जानते। स्मार्ट मीटर और मोर बिजली ऐप, जानो संभालो। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नकली सोना बेचकर करोड़ों रुपयों की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य सरगना शंभू राय और 2 महिला आरोपी शामिल हैं। गिरोह रायपुर में दर्ज 3 अलग अलग मामलों में करीब 22,50,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोपी है। पुलिस के अनुसार शंभू राय घूम घूम कर राशि पत्थर बेचने के बहाने लोगों से संपर्क करता था। आरोपी पहले असली सोने का छोटा सैंपल और खुदाई में मिला पुराना सोना बताकर विश्वास जीतते थे, फिर पीतल के हार को असली सोना बताकर लाखों रुपए लेकर फरार हो जाते थे। आरोपियों के खिलाफ न्यू राजेंद्र नगर, तेलीबांधा और डीडी नगर थानों में बीएनएस की धारा 318, 4 और 3-5 के तहत प्रकरण दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9 लाख रुपए नगद, 12 चांदी के सिक्के, पीतल के आभूषण और 4 मोबाइल जब्त किए हैं। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 12 लाख रुपए है। जांच में शंभू राय के 4 फर्जी आधार कार्ड भी मिले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों में 12 से अधिक ठगी की वारदातें और करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी करना कबूल किया है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में जनवरी में एक हमको मामला सामने आया कि एक आरोपी और उसके एक महिला के साथ में ये लोग दोनों मिलके फर्जी ज्वेलरी का ठगी करने का एक मामला सामने आया था, जिसमें ये बड़े बड़े हार दिखा के वो ओरिजिनल गोल्ड बोल के उनको एक छोटा सा पीस दिया जाता था, जिसमें वो टेस्ट कर सकते थे। तो वो टेस्टिंग में वो असली छोटा सा टुकड़े में वो असली ज्वेलरी दिखा के उनको अपने प्रार्थी को ठगते थे। और वो उसके बाद जब ये फर्जी ज्वेलरी जब खरीदते थे, उसको जब टेस्ट किए थे वो तो नकली निकलता था। जैसे टोटल जनवरी से ये स्टार्ट हुआ, फरवरी में पहली बार न्यू राजेंद्र नगर में एक एफआईआर हुई जो 2.5 लाख का था। उसके बाद फिर से ये लोग जून में रायपुर आए। जून में फिर 2 एफआईआर हुआ, एक तेलीबांधा में और डीडी नगर में। और न्यू राजेंद्र नगर का 2.5 लाख का एफआईआर था और तेलीबांधा का और डीडी नगर का 10-10 लाख का था। तो टोटल 22.5 लाख का एफआईआर हुआ। मोडस इनका सेम था, एक बड़ा हार दिखा के उनको खुदाई में या पुराना रखा हुआ गोल्ड बोल के उनके पैसे का ज़रूरत है बोल के उनको छोटा सा पीस दिया जाता था। जब वो टेस्ट किया वो असली पाया जाया तो वो कम रेट में ये बड़ा हार खरीदते थे और बाद में वो नकली निकलता था। तो इस चोरी और ये एफआईआर को हम लोग गंभीरता से लेते हुए एसएसयू का टीम और थाने की टीम द्वारा लगातार इसमें जांच की जा रही थी। तो हमको कुछ टेक्निकल एविडेंसेस मिले जो आरोपी मुंबई में भी किसी को शिकार बना रहा था। तो तुरंत टीम रवाना हुई और शंभू राय नाम का आरोपी और 2 महिला को हमने साथ में गिरफ्तार करके लेके आए। उन्हीं के कब्जे से हमको 9 लाख कैश और कुछ चांदी के सिक्के भी मिले, जिसका टोटल वैल्यू 12 लाख का है। ये तीनों आरोपी जो है मूलतः कानपुर यूपी के रहने वाले हैं और वो बिहार, झारखंड, यूपी और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पे ऐसे ही घटना किए हैं। पिछले 3 साल से ये ऐसे घटना कर रहे हैं। तो एक्चुअली वो लोग ये राशि रत्न वाला घूमते फिरते काम, अंगूठा बेचने वाला काम करते हैं और उसी में जो प्रार्थी से संपर्क करके जो इनके शिकार में आ जाता है उनसे ये घटने का वारदात देते हैं। तो ये तीनों को अभी गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है और ऐसे संभावना है कि ये और भी जगह पे किए होंगे। और कितने आरोपी है टोटल और कितने लोगों का ठगी किया गया है, ये सबका जानकारी अभी अलग वो दूसरे स्टेट्स के पुलिस से संपर्क करके लिया जा रहा है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से लोगों को यही अपील रहेगा कि ऐसे अगर कोई घूमते फिरते आदमी से गोल्ड या किसी भी सामान का कुछ अगर ऐसे हो रहा है तो उस जासे में ना आए और थोड़ा सा सावधानी बरते, क्योंकि कम रेट में अगर कोई गोल्ड बेच रहा है तो
कुछ ना कुछ तो उसमें गड़बड़ होगा ही, तो थोड़ा सा इसमें सावधानी रखें और ऐसे मामलों में ना फंसे। बिलासपुर में शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नूतन चौक स्थित स्वामी आत्मानंद कन्या शाला की छात्राओं और उनके परिजनों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि स्कूल में गणित के शिक्षक नहीं होने से पढ़ाई प्रभावित हुई और बड़ी संख्या में छात्राएं फेल हो गईं। वहीं कुछ गंभीर आरोपों ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्राओं का कहना है कि स्कूल की करीब 400 छात्राओं में से लगभग 300 को पहले फेल किया गया। सप्लीमेंट्री परीक्षा के बाद भी अधिकांश छात्राओं को गणित विषय में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि स्कूल में नियमित गणित शिक्षक नहीं होने से पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। कुछ छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया है कि 1500 रुपये लेकर पास कराने और बाहरी कोचिंग सेंटर में ट्यूशन पढ़ने का दबाव बनाया गया। इन आरोपों के बाद जिला शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि शिकायतों की जांच के बाद विभाग क्या कार्रवाई करता है। पूरा पेपर दिवाने के बावजूद हम लोग को फेल किया जा रहा है, जबकि हम लोग पासिंग मार्क्स से ज़्यादा पेपर बना के आए हैं। ऐसा क्यों? कन्या शाला सरकंडा नूतन चौक आत्मानंद की बात है। ये बच्चे फेल हुए थे? हमारे 9th सेक्शन में पूरे 400 बच्चे हैं और 400 बच्चों में से सिर्फ 100 बच्चे पास हुए हैं, बाकी 300 के 300 बच्चे फेल हुए हैं। क्यों? कौन से विषय में फेल हुए हैं? सारे बच्चे गणित में हुए हैं, क्योंकि गणित का पेपर दिलाया ही नहीं है कोई। क्यों नहीं दिलाया गणित? मतलब गणित का पढ़ाई नहीं हुआ है, पेपर सब लोग दिलाए। अब पढ़ाई नहीं हुआ तो हम लोग को कौन सा पेपर आएगा, हम लोग को थोड़ा पता है कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। क्यों पढ़ाई? शिक्षक की कमी भी है। क्यों पढ़ाई नहीं हुआ गणित का? पता नहीं, सर भी कम थे और एक सर आते थे, एक ही सेक्शन में जाते थे और उस सेक्शन में भी बच्चे कम से कम 15 से 20 बच्चे फेल हुए थे। शिक्षक है कि नहीं है गणित? शिक्षक है, लेकिन हमारे क्लास में कोई नहीं आता था पढ़ाने के लिए। अच्छा, अभी क्या बोल रहे हैं शिक्षक? हमारे शिक्षक को हम लोग जाके बोल रहे तो हम लोग ये सलाह दे रहे तुम लोग ओपन दिला लो, ओपन दिलाने के बाद फिर हमारे स्कूल में आ जाना। तो और वो बोलते हैं कि तुम लोग अपने हमारे रीचेकिंग के लिए नहीं बोले आप लोग? हम लोग रीचेकिंग के लिए बोले तो रीचेकिंग का हम लोग से 500 रुपये ले रहे एक सब्जेक्ट का, और जबकि इतना फीस नहीं है 500 रुपये। ठीक, क्या बात चाह रहे हैं अभी आप लोग? और हम लोग को ये चाहिए कि हम लोग को पास कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग पास होने से ज़्यादा बना के आए हैं। रीचेकिंग होगा तो पास हो जाएंगे आप? हाँ, पास हो जाएंगे। एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हमको मैम लोग पहले से ही स्कूल बुला के मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर था वो पहले से ही दे दिए थे। हम वो पढ़ के भी एग्ज़ाम दिलाए हैं, उसके बाद भी हमको फेल किए गए हैं। मैडम दिया था आप लोग को? हमको हमारी क्लास तिवारी मैम दी थी। क्या नाम पूरा? PM तिवारी, मोहिनी तिवारी। अच्छा, हाँ। उसके बाद भी हमको फेल किया गया है और कम से कम 10 से 20 बच्चों को 1500 रुपये लेके पास किया गया है 10th में। किनके द्वारा लिया गया? वो तो नहीं पता, लेकिन एग्ज़ाम मतलब पेपर दिखाने के लिए बुला रहे थे और पैसा लेके पास कर रहे थे। कौन सा क्लास में? 9th में ही। 9वीं में ही? हाँ, 9th में ही। ठीक, आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं हमको पास कीजिए, क्योंकि हम पैसा नहीं दिया क्या? नहीं। हम क्यों दे पैसा? क्यों उस स्कूल में, पर आज तक मेरे को बुक नहीं दिया गया। मैं 100 बार से भी ऊपर बार गई उनको, उनके पास जब मैं गई तो वो लोग क्या बोलते थे, बुक आज मिलेगा, बुक कल मिलेगा, परसों मिलेगा, बस नहीं, मेरे को बुक ही नहीं दिया गया। कोई भी विषय का मेरे को बुक नहीं दिया। मेरे को दूसरे लोग से जब बुक मांगती थी, मेरे को किसी का नहीं पता, मेरे को अपना पता है कि मेरे को बुक नहीं दिया गया। और वहाँ के जो बच्चे लोग खेलते हैं, मैं गई थी बहतराई स्टेडियम रग्बी खेलने के लिए, मैं वहाँ खेली, मेरा वहाँ चोट लगा और जब वो आया ना सर्टिफिकेट, उसमें दूसरे बच्चों का नाम डाल दिया। ऐसा क्यों? और उसमें गणित पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, तो वो लोग बोल रहे थे तुम लोग गणित में फेल हो। उसको बताइए ना। हम लोग अभी इसलिए आए हैं क्योंकि हमको पास किया जाए। वो लोग बोल रहे हैं सब लोग गणित में ही फंसे हैं, मैं भी गणित में ही हूँ। हम लोग को बोल रहे हैं कि तुम लोग गणित का एग्जाम नहीं दिला, मैं पेपर नहीं बनाए हूँ गणित का, तो जब आप लोग पढ़ाई ही नहीं हो तो बच्चे लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले बोलते हैं कि कोचिंग जाओ। जब हम लोग को कोचिंग जाना ही होता तो आपसे पढ़ने क्यों आते? मैम लोग बोलते हैं, सब मैम लोग बोलते हैं। क्या नाम है? सोंधिया मैम, पूजा मैम। आप लोग को बाहर कोचिंग जाने के लिए बोलते हैं? हम लोग को बोलते हैं कोचिंग, और जो बाहर के कोचिंग का टीचर लोग रहते हैं उनको स्कूल में ला के। मीटर बाबू, आज घलोक बने रही हो? ये आदमी पगला गए है का? मीटर से उठे आवत है? पगलाए नहीं हो, ये आधा घंटा के हिसाब जानते, मोर ले ज्यादा जानते। सिरतौन 10:30 बजे तक गीजर चालू करे रहे 8 मिनट। अच्छा, बोला तो समझ में नहीं आवत है का। भैया ए दारी फिर मोर बिजली के बिल बढ़ गए, लगते ये स्मार्ट मीटर की करामत है। देख बहन जी, अप्रैल मई में खूब गर्मी पड़ी, दिन रात तुमन एसी कूलर चलाया, खपत बढ़ गए, बिल बढ़ गए, और का है? और सुन, बिजली के दर सीढ़ी का से, जतका ऊपर चढ़वे ततका महंगा। मीटर तो सिर्फ गिनथे, दर बनाना ओकर काम नो है। और फिर कोनो गड़बड़ हो इसका? 19-12 में फोन लगा, जांच हुई, वेरी सिंपल। हाँ ठीक है। घसिया
का हो गए? 392 यूनिट हो गए है, बस 8 यूनिट बचे है। एसी ला जल्दी बंद कर। अरे 8 यूनिट में का होही? 400 यूनिट पार होही, हाफ बिजली योजना के लाभ छूट पूरा दर लागी। अरे दादा रे, मीटर बाबू ते मोर चुगली नहीं करस, ते मोर बचत के रखवा रास। औ का देख मोर बिजली ऐप कौन कतका घंटा जलते वो सब दिखते, हिसाब अपन हाथ में, बिजली बिल काबू में। ला तो मैं देखता हूँ। हाँ, गीजर 8 मिनट। 8 मिनट? मैं झूठ नहीं बोला हूँ। अच्छा, हमार घर में सबले ज्यादा बिजली की खपत ग्रिड में होती। अब समझे बहनी, मीटर कोई दुश्मन नहीं आए, आंखी आए आंखी, जोन देखते बोला संभाले जा सकते। हिसाब जान, खपत संभाल, बिल अपने आप कम होही। सयाना उपभोक्ता बनाओ संगवारी। मीटर बाबू सब जानते। स्मार्ट मीटर और मोर बिजली ऐप, जानो संभालो। बिलासपुर में आदिवासी महिला की मौत के बाद निजी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। तुरवा चौक स्थित हरिओम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में परिजनों ने शव नहीं देने का आरोप लगाया, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल में जमकर प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक कोरिया जिले की 46 वर्षीय तिल बसिया को चोट लगने के बाद 25 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 28 जुलाई को उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने 84,000 का बिल चुकाने तक शव देने से इनकार कर दिया। मामले की शिकायत पर कांग्रेस नेता विजय केशरवानी समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंचे और एफआईआर व निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि शव को सुरक्षित रखा गया था और परिजनों को नियमानुसार सौंपा जाएगा। अगर आपके यहाँ मॉर्चुरी नहीं है तो डेड बॉडी कहाँ रखेंगे? आईसीयू में रखते हैं सर। डेड बॉडी आईसीयू में रखते हैं? कैसे डॉक्टर हैं आप? शर्म आना चाहिए आपको। डेड बॉडी को आप रखेंगे, डेड बॉडी को आप एमएलसी में रखेंगे, आप आईसीयू में रखेंगे। कुछ भी बयान दे रहे हैं, कैसे डॉक्टर हैं आप? कुछ भी बोलते जा रहे हैं, बारी बारी। डेड बॉडी डेथ होने के बाद आप आईसीयू में रखेंगे कि मर्चुरी में भेजेंगे? आप शांत रहिए। आप चुपचाप आप जो है आपके खिलाफ एफआईआर करने की बात मैं करता हूँ। तो हरिओम हॉस्पिटल आए थे डॉक्टर अभिषेक कश्यप से मिलने के लिए। तिलबसिया, श्रीमती तिलबसिया नाम की एक आदिवासी महिला जो 25 जुलाई को यहाँ एडमिट होती है, 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और परिजनों को शव न देकर शव बंधक बना लिया जाता है। सबसे अजीब विडंबना है कि इस हरिओम अस्पताल में मर्चुरी नहीं है, उसके बाद भी 2 दिन तक इस अस्पताल में अभी भी शव को बंधक बना के रखा हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है कि अस्पताल में बिना पूरा पैसा दिए शव को बंधक बना लिया गया। पहले दिन मरीज ने 21,784 रुपए के उसके पति जगन्नाथ ने पेमेंट किया है। 2 दिन के अंदर 84,700 का बिल बनता है। 15 साल से ये डॉक्टर अपोलो अस्पताल में कार्यरत है, जिसका प्राइवेट अस्पताल ये हरिओम अस्पताल है। परिवार पुनः जाता है अपने गांव कोरिया जिला में जनकपुर के पास उसका गांव है, नेउर गांव, वहां वो जाता है और पूरा पैसे की व्यवस्था करके आता है। 10-15 हजार रुपए और लेके, गरीब आदमी है, लेकिन पुनः आज उसका शव नहीं दिया जाता और वो परिवार यहाँ से बगैर शव के मनेन्द्रगढ़ तक पहुंच गया है। इस बात की जानकारी जब क्षेत्रीय सांसद श्रीमती ज्योत्सना जी महंत जी को होती है, उन्होंने फोन के माध्यम से सूचना दी और हम सभी यहाँ पर आए हैं कि आखिर कौन सी परिस्थितियों में बंधक बनाया गया है। उस परिवार को हम लोगों ने बुलाया है, उसके लिए यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था करी है। आयुष्मान कार्ड उस मरीज का उसके नाम से बना हुआ है। आयुष्मान कार्ड के साथ भी उस मरीज का शव नहीं दिया जा रहा है। आखिर मानवीयता इस अस्पताल की मर गई है। अपोलो प्रबंधन में 15 साल तक ये डॉक्टर काम करते हैं, उसके बाद बगैर मर्चुरी के किन परिस्थितियों में शव को आज रख दिया है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि वो जिला स्वास्थ्य मंत्री का जिला होता है, जहां पर ऐसी आदिवासी महिला के साथ घटना घट जा रही है। लगातार अस्पतालों में मौत के बाद इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति बिलासपुर जिले में हो रही है। हम डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर की मांग करते हैं और डॉक्टर के साथ साथ जो ये अस्पताल खुला है
जब तक ये पूरी तरीके से सर्व सुविधा युक्त नहीं हो जाता है, तब तक इस अस्पताल को जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि इस पे व्यवस्था किस तरीके से बननी चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करें। आयुष्मान कार्ड का उपयोग किया है क्या? मरीज के पास आयुष्मान कार्ड है तो फिर किन परिस्थितियों में उससे पूरा बिल लिया जा रहा है? जब राज्य सरकार ने घोषणा करी है कि आयुष्मान कार्ड के तहत मरीजों का इलाज होगा और एक आदिवासी गरीब महिला का इलाज आयुष्मान कार्ड से नहीं हो रहा है इस प्रदेश में, उसका शव आज आप जहां खड़े हैं इस अस्पताल में बगैर मरचुरी के 2 दिनों से बंधक बना हुआ है। आखिर ये क्या हो रहा है? अभी क्या बोले हैं इनको बॉडी के लिए? क्या हम लोगों ने परिवार को बुलाया है, पुनः रास्ते में परिवार बिना शव के वापस चला गया है। उसके लिए यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था हम लोगों ने करी है, 100 वाहन की व्यवस्था करी है, उसको लेकर जो है हम परिवार को रवाना करेंगे। और जिला अस्पताल ये जो हरिओम अस्पताल है, यहाँ डॉक्टर अभिषेक कश्यप के खिलाफ जिला प्रशासन को ज्ञापन FIR करने की मांग करेंगे और प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे। कि मैं डॉक्टर अभिषेक हूँ, इस हॉस्पिटल का। वो महिला जो है वो मेरे ही अंडर में एडमिट हुई थी। ये जो है 25 तारीख को हमारे यहाँ पे एडमिट हुई थी, पेड़ से गिरने के कारण एडमिट हुई थी और काफी गंभीर अवस्था में आई हुई थी। हमारे यहाँ सीधे ICU में इसको एडमिट किया गया था। 25 तारीख को हमने पुलिस को सूचना भेजी, आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस महिला की स्थिति दिन ब दिन जो है खराब होती गई, जिसकी हर दिन में 3 बार काउंसलिंग करके मरीज के रिलेटिव को बताया गया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने दिनांक जो है 28 तारीख को उसकी स्थिति और जब खराब होती गई, तब हमने उसको जब काउंसलिंग किया तो मरीज का रिलेटिव जो था, परिजन जो थे, वो सब एक साथ कहीं चले गए। अब वो घर गए हैं, ये हमारा अनुमान है। उसके बाद हम लोगों ने जितने भी संभव प्रयास थे परिजनों को रीच करने का, हमने प्रयास किया और दूसरे माध्यम से भी हमने उसको किया। उसकी जानकारी हमने नजदीकी थाना में दे दी है, आप लोग ये भी देख सकते हैं। उसके बाद अब स्थिति खराब थी, मरीजों से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन बेस्ट पॉसिबल जो बिना किसी खर्च के हम लोग जो कर सकते थे वो हम लोगों ने मरीज के लिए किया है। उसके बाद उसके अगले दिन मरीज की मृत्यु हो जाती है सुबह लगभग 8 बजे के आसपास, है ना। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने फिर से थाने में एक सूचना भेजी है, जिसको हम लोग डेथ MLC बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, उसका भी कॉपी है, आप लोग ये देख सकते हैं। अब इससे आगे एक एज ए बीइंग डॉक्टर हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई संस्था, मैं यहाँ से छोड़ के मरीज के आधार कार्ड की जगह पे तो नहीं हम लोग रीच कर सकते ना, क्योंकि यहाँ है। अब दूसरे, आप बिलासपुर के लगभग सारे अस्पतालों में देख लीजिए, कहीं पे मॉर्चुरी की सुविधा नहीं होगी अंततः, अगर वो अस्पताल बहुत बड़ा नहीं है तो, ठीक है। तो मॉर्चुरी रहना कंपलसरी नहीं है सर, आप लोगों को मैं लगभग 80,000 के आसपास बिल बना हुआ है सर। और जो डिस्प्यूट आ रहा है कि 21,000 जमा किए हुए हैं, तो बिलिंग 2 तरीके से होती है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। गंभीर थी, फार्मेसी के बिल को इन लोग इंक्लूड करके बता रहे हैं, इस वजह से 21,000 है। अदरवाइज ये लोग सिर्फ 5,000 रुपए अस्पताल में जमा किए थे। हमारा पक्ष कोई रखना ही नहीं चाह रहा है कि बिलासपुर में किसी भी अस्पताल में 5,000 रुपए जमा करके 5 दिन अगर इलाज करवा लेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी अस्पताल में ये चीज नहीं है। पहला जो सवाल है सर का ये है कि हम लोगों ने 28 तारीख को सूचना क्यों दी? क्योंकि सुबह हम लोगों ने मरीज की स्थिति को देखा और जैसे ही काउंसलिंग किया उनको कि स्थिति खराब हो रही है, तो परिजन जो है बोले कि पैसा व्यवस्था करने जा रहे हैं और चले गए अपने यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग क्या है, कभी भी खाना खिलाना है जैसे मरीज को, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए परिजनों को बुलाया जाता है। ICU में मरीज के बगल में बुलाया जाता है कि स्थिति ऐसी है, ये बताना है। उसके लिए हम लोगों ने जब रीच किया तो हमारा कोई जो है कनेक्शन नहीं हो पाया मरीज के परिजनों के साथ। तब हमने सूचना दी। अब हमको भी इतने समय का अनुभव है, तो इस समय इस व्यवस्था में क्या करना है, इसलिए सेफ साइड में रहने के लिए हम लोगों ने प्रावधान किया था। अब उसके बाद जब डेथ हुई है, तो ये तो ऐसा नहीं है कि इसी पेशेंट के लिए हम लोगों ने स्पेसिफिकली कुछ किया है, ये नियम है। हम लोगों ने ये चीजें, जैसे कोई MLC केस है उसका डेथ हम लोग भेजते हैं। अगर कोई MLC वाला पेशेंट आता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट फॉर एग्जाम्पल, तो आता है तो भी सूचना देते हैं, जाता है तो भी सूचना देते हैं। आप हमारा पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी केस के लिए हम लोगों ने किया है। अच्छा, अब डेथ होती है, MLC में क्या होता है, पुलिस वाले आके देख लेते हैं। उसमें वहां से हमारा रोल ये है कि हम लोग अपने जानकारी को बना के डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करके जितना जल्दी से जल्दी हो सके मरीज के रिलेटिव के हैंड ओवर करें, शरीर को, मृतक शरीर को, है ना। अगर MLC नहीं है तो, अगर MLC है तो हम लोग तुरंत सूचना भेजते हैं। वो अपने सुविधा अनुसार वहां से जैसे भी आते हैं, वो उनका टाइम है। अब मैं ये नहीं जानता कि वहाँ कहाँ से बंधक नहीं बनाया गया है, बिल्कुल गलत बात है। रात को 12 बजे वो लोग आए हैं, जरूर CCTV कैमरे में सारी चीजें रिकॉर्डेड है। 12 बजे आए हैं वो लोग, 12 बजे बिना किसी पुलिस कार्यवाही के मैं कैसे हैंड ओवर कर सकता था? मेडिको लीगल केस उल्टा मेरे तरफ
ये मतलब कि नियम के अनुसार नहीं है, ये नियम के विरुद्ध है कि मैं किसी भी परिजन को एमएलसी केस होते हुए भी मैं उसकी बॉडी को नहीं दे सकता। जब तक इसका पंचनामा नहीं होगा, पोस्टमार्टम नहीं होगा, मैं बॉडी को हैंड ओवर नहीं कर सकता हूँ। चाहे यहाँ 1000 लोग भी खड़े हो जाएंगे, 1000 लोग भी मेरे विरुद्ध बोलेंगे, तो भी मैं बॉडी को हैंड ओवर नहीं कर सकता हूँ जब तक परिजन को बॉडी देने के लिए सहमत है। अभी भी देखिए, परिजनों से बात हुई है, सीधी मेरी बात नहीं हुई है, पुलिस वालों ने भी उनसे बात की है, पुलिस वाले भी बात किए हैं। पहले बोले कि 1-1.5 घंटे में आ रहे हैं, फिर दोबारा जब बात हुई है तो बोले कि शाम को 4 बजे तक आएंगे। तो ये एक तरीके से कुछ ना कुछ गुमराह कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है, पीछे चल रहा है पीछे। आप खुद सोचिए, अपनी बॉडी को छोड़ के 1.5 घंटे में आने वाला आदमी शाम को 4 बजे आ रहा है, क्योंकि ये सब। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इरशाद को दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।